हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं बिहार एस्टेट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग बिहार एस्टेट की तैयारी को कर रहे हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों का बीपीएससी का जो 3 पॉइंट मतलब कि जो तीसरी बार की वैकेंसी जो है वो इनका नोटिफिकेशन 10 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएंगे और 10 तारीख से जो एप्लीकेशन है हम लोग भर सकते हैं। तो उसमें हम लोगों को ये रखा हुआ है कि नोटिफिकेशन में कि एस्टेट जो अपीयरिंग है, एस्टेट जो अपीयरिंग है, जो इस बार के एस्टेट हैं और जो सीटेट है उसको यहाँ पर मान्य नहीं किया गया है। उनको यहाँ पर फॉर्म को फिल नहीं करना है, ठीक है, फॉर्म को फिल नहीं करना है। अगर उस बीच में सीटेट का अगर रिजल्ट आ जाता है तो बात अलग है, ठीक है। चलिए देखते हैं, लेकिन हम लोग अपनी तैयारी को करते रहेंगे और अच्छी तरीके से इसको करेंगे। क्लास नंबर हम लोग 6 की क्लास मतलब कि क्लास हम लोगों ने 5 कर ली थी। क्लास नंबर 5 में हम लोगों ने सहायक पुस्तकों के बारे में जान लिया था कि जितनी भी सहायक पुस्तकें हम लोगों की रह गई थी उनको मैंने बता दिया था। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कि व्यवसाय की सहायक पुस्तकें, तो ये हम लोगों का रहने वाला है पार्ट 3। हम लोगों ने 3 पार्टों में हमने प्रिपरेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स ऑफ बिजनेस इनको किया हुआ है और इसके एमसीक्यू जो है वो मैंने अलग क्लास में कराए हुए हैं, वो मैंने आप लोगों को पहले ही करा दिए हैं। अब हम लोगों को सिर्फ रोकड़ पुस्तक के जो है, रोकड़ पुस्तक जिसे कैश बुक कहते हैं, कैश बुक के एमसीक्यू करने हैं, तो वो अगली क्लास में आप लोगों को मिल जाएंगे। अगली क्लास आप लोगों को कल मिल जाएगी, नहीं तो आज ही मिल जाएगी आप लोगों को। बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए कुछ मतलब कि जैसे शॉर्ट्स वीडियो होते हैं, शॉर्ट्स में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी वहाँ पर जो है वहाँ पर पूछने वाला हूँ और वहाँ पे शॉर्ट में जैसे मान लो कि हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे और वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एनसीईआरटी में आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को मैं वहाँ पर पूछने वाला हूँ शॉर्ट्स में। एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उनकी हम लोग वहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग आज की क्लास में करते हैं। और आज की क्लास में सबसे पहले लिखा हुआ है कि रोकड़ बही का अर्थ क्या होता है, कि कैश बुक का मतलब क्या होता है, कि रोकड़ बही जिसे रोकड़ बही कहते हैं उसको कहते हैं कैश बुक कहते हैं। रोकड़ बही बोले या रोकड़ पुस्तक बोले एक ही बात है। सबसे पहले हम लोग अर्थ की बात करेंगे और अर्थ का मतलब होता है मीनिंग। सबसे पहले लिखा हुआ है कि व्यवसाय में होने वाले नगद लेन देनों का लेखा जिस वही में तिथिवर किया जाता है या किया जाना है उसे हम लोग रोकड़ बही कहते हैं। रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में रोकड़ की प्राप्ति और क्रेडिट पक्ष में भुगतान की प्रविष्टि की जाती है, यह वही वास्तविक माना जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो सही बात है वो भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि यह जो वही है, यह वही वास्तविक खाता है। मतलब कि ये कहा गया है कि अगर कैश बुक पूछा जाता है कि किस प्रकार का खाता है, तो कैश बुक जो अकाउंट है या कैश बुक जो है वो किस प्रकार का, इसका नेचर क्या है, तो इसका नेचर जो है वो वास्तविक खाते जैसा है, रियल अकाउंट है। तो इसका नेचर रियल अकाउंट जैसा है। इस वही में अगर हम लोग बात करते हैं कि इस वही का हमेशा नाम शेष को कहते हैं डेबिट बैलेंस होता है। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि रोकड़ बही का जो नाम शेष होता है, रोकड़ बही का जो शेष होता है वो हमेशा कैसा शेष होता है, नाम शेष होता है। तो इस बात को याद रखिए। तो रोकड़ बही के बारे में जान लिया कि व्यवसाय में होने वाले नगद लेन देनों का जो लेखा है वो हम लोग इस वही में करते हैं और तिथि बर करते हैं, मतलब कि डेट वाइज करते हैं। रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में अगर हम लोग डेबिट पक्ष में रोकड़ की प्राप्ति और क्रेडिट पक्ष में इसके भुगतानों की जाती है। मतलब कि इसमें लिखा हुआ है कि रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में रोकड़ की प्राप्ति और क्रेडिट पक्ष में इसके भुगतानों को इसमें लिखा जाता है, ठीक है। क्रेडिट पक्ष में इसके भुगतानों को लिखा जाता है। अगर आप लोगों को इसका जो है स्पेसिमेन चाहिए रोकड़ बही का, तो हम आपको टेलीग्राम चैनल में वो स्पेसिमेन भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्पेसिमेन नहीं बताया है क्योंकि आप लोगों को मालूम होता है, इतना तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो।
अगर हम लोग बात करते हैं कि रोकड़ बही की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो रोकड़ बही की विशेषताओं के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि रोकड़ बही के फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहला बात लिखा हुआ है, सबसे पहली बात लिखी हुई है कि रोकड़ बही में केवल नगद लेन देनों को इसमें तिथिवर लेखा किया जाता है। पहली बात तो बिल्कुल आप लोगों को मालूम ही है कि रोकड़ बही में केवल नगद लेन देनों को इसमें तिथि के हिसाब से लिखा जाता है। दूसरी विशेषता में लिखा हुआ है कि रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में नगद प्राप्तियों को और क्रेडिट पक्ष में नगद भुगतानों को इसमें लेखा किया जाता है। इस बात को भी याद रखना है कि डेबिट साइड में नगद प्राप्तियां कैश रिसीव्ड और क्रेडिट पक्ष में कैश पेमेंट इसमें शामिल करते हैं हम लोग। ठीक है। तीसरी नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं कि यह वही लेन देन के एक पक्ष नगद तथा बैंक से संबंधित पक्ष का लेखा करती है, कि यह वही जो है, ये जो वही है लेन देनों के एक पक्ष नगद तथा बैंक से संबंधित पक्ष का लेखा करती है। तीसरे नंबर मतलब कि चौथे नंबर में लिखा हुआ है कि यह वही एक ही समय में रोज नामचा मतलब कि जर्नल और खाता बही दोनों का काम करती है। और नेक्स्ट में लिखा हुआ है, मतलब इस बही में अगर हम लोग बात करते हैं कि ये बही जो एक ही समय पर रोजनामचा मतलब कि जर्नल को हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट इसी में पोस्टिंग कर सकते हैं। और खाता बही मतलब कि जब हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं तो वो भी हम लोगों को नहीं बनाना पड़ेगा। तो इसमें नेक्स्ट में यही बात लिखी हुई है कि रोकड़ बही का जो शेष है वो हमेशा डेबिट शेष मतलब कि डेबिट बैलेंस होता है। और लास्ट नंबर विशेषता में लिखा हुआ है कि व्यवहार में रोकड़ बही, जैसे हम लोग कैश बुक कहते हैं, कैश बुक, अगर कोई बंदा कैश बुक बनाता है तो उसे रोकड़ खाता जिसे कैश अकाउंट कहते हैं का विकल्प है, नहीं बनाना पड़ता है। इस हिसाब से अगर कोई व्यक्ति जो है कैश बुक बनाता है तो उसे जर्नली की बात करते हैं कि कैश बुक अगर बनाता है तो उसे कैश अकाउंट का नहीं बनाना पड़ता, उसे कैश अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। तो अगर पूछा जाता है कि रोकड़ बही किसका विकल्प है, तो रोकड़ बही रोकड़ खाते का विकल्प के रूप में काम करता है। तो ये विशेषताएं जो हैं वो कोई नहीं बताता, वो मैंने बताई हैं आप लोगों को, और अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया हुआ है कि रोकड़ बही की ये विशेषताएं होती हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रोकड़ बही हमेशा नाम शेष क्यों दिखाती है। नाम शेष जो, क्योंकि अभी आपने दो जगह पढ़ा कि रोकड़ बही का जो शेष होता है वो हमेशा बैलेंस जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। अब कहा गया है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा हम लोग देखते हैं कि नगद प्राप्ति से नगद भुगतान कभी भी अधिक नहीं हो सकते। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे मान लो कि आप लोगों को प्राप्ति हुई है 10,000 रुपए की। अब आप लोगों ने प्राप्तियां जो हैं वो आप लोगों की हुई हैं, प्राप्ति जो हुई हैं वो 10,000 की हुई हैं, और आप लोगों ने जो भुगतान किए हैं वो 8,000 के किए हैं। ये भुगतान किए हैं 8,000 किए हैं। हो सकता है कि 10 अगर प्राप्तियां हों तो हो सकता है भुगतान भी 10 हों। ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्राप्तियां हमने 10,000 की हैं और भुगतान हमने 12,000 का कर दिया है। ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए जो इसका शेष होता है वो हमेशा डेबिट शेष होता है, क्योंकि या तो भुगतान बराबर हो सकता है या फिर भुगतान जो है वो कम हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नगद प्राप्ति से नगद भुगतान कभी भी अधिक नहीं हो सकता है। रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में नगद प्राप्तियां रहने पर ही इस भुगतान को क्रेडिट किया जाता है। इसी कारण रोकड़ बही का डेबिट पक्ष हमेशा क्रेडिट पक्ष से अधिक होता है या बराबर, परंतु कभी क्रेडिट शेष नहीं होता है। मतलब कि या तो बराबर होगा या फिर इससे कम होगा, मतलब इससे अधिक नहीं हो सकता। ये बात देखो यहाँ पर समझो कि यहाँ पर मान लो कि मैंने कैश बुक बनाते हैं, ठीक है, कैश बुक बनाती हैं, कैश बुक एक पक्ष है हम लोगों का डेबिट पक्ष। यहां पर हम लोग रोकड़ की प्राप्ति लिखते हैं, इस पक्ष में हम लोग रोकड़ की प्राप्तियां लिखते हैं, और ये पक्ष है हम लोगों का क्रेडिट पक्ष, और इसमें हम लोग इसमें भुगतान लिखते हैं। अब डेबिट पक्ष मतलब कि रोकड़ की प्राप्तियां हुई हैं, और रोकड़ की जो प्राप्तियां हुई हैं वो हुई हैं 10,000 रुपये, ठीक है, और भुगतान किया है 8,000 रुपये। तो यहाँ पर अगर हम लोग जो बैलेंस निकालते हैं तो ये आ जाएगा आप लोगों का, इसका टोटल आ जाएगा 10,000 रुपये, और इसका जो टोटल आएगा वो भी आएगा 10,000 रुपये, क्योंकि बड़ा पक्ष का टोटल होता है वो दोनों साइड रहता है। अब जो बैलेंस आएगा तो वो बैलेंस आएगा बाई
बैलेंस। अब बाई बैलेंस की बात करते हैं तो डेबिट पक्ष मतलब कि नाम पक्ष, ये नाम पक्ष है और नाम पक्ष का मतलब होता है डेबिट पक्ष। नाम पक्ष बड़ा है और क्रेडिट पक्ष छोटा है, तो यहाँ पर 10,000 में से अगर हम लोग घटाएंगे तो 8,000 को घटाएंगे तो जो शेष रहेगा तो वो शेष क्या रहेगा, 2,000 शेष रहेगा। तो लेकिन वो शेष है किसका, तो रोकड़ प्राप्तियों का शेष है, तो इसीलिए इसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख देते हैं। तो बैलेंस की किसका है, तो ये बैलेंस इसका है, इसीलिए हम लोग इसका जो शेष है वो नाम शेष दिखाती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही समझ में आ गई होगी। आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो फिर भी आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को दोबारा से बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन एमसीक्यू में हम लोगों को याद रखना है तो इतना सफिशिएंट है याद करने के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं कि रोकड़ बही जैसे हम लोग कैशबुक कहते हैं, और रोजनामचा में अगर हम लोग समानताएं करते हैं तो इन दोनों में क्या समानताएं हैं, इन दोनों में समानताओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो दोनों वहियों में अगर हम लोग बात करते हैं समानताओं की, तो दोनों वहियों में सर्वप्रथम, ये सर्वप्रथम लिखा हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर ज़्यादा है, तो दोनों वहियों में सर्वप्रथम मूल प्रमाणकों और प्रलेखों के आधार पर लेखा किया जाता है। मतलब कि मूल प्रमाणक कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मूल प्रमाणक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो दोनों वहियों में जो वाउचर्स होते हैं उनसे इसमें लेखा किया जाता है, चाहे हम रोकड़ वही की बात करें चाहे हम जर्नल की बात करें, दोनों में प्रमाणकों मतलब कि वाउचर्स जो होते हैं उनसे लेखा किया जाएगा। तो यही इसकी पहली समानता हो गई। उसके बाद दूसरी समानता की बात करते हैं कि दोनों वहियों में, दोनों बुकों में लेन देनों को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, डेट वाइज लिखते हैं, तिथि के हिसाब से लिखते हैं, तिथि वार लिखते हैं। तो इसका राइट मतलब कि इसका जो ऑप्शन है ये भी हम लोगों को समझ में आ गया। तीसरी की बात करते हैं और तीसरा नंबर विशेषता लिखी हुई है कि दोनों वहियों में खाता वही पृष्ठ संख्या लेजर फोलियो का खाता रहता है। मतलब कि इसमें अगर हम लोग रोकड़ वही में बात करते हैं तो LF का कॉलम इसमें भी होता है, तो इसमें भी LF का कॉलम होता है और इसमें भी हम लोगों का रोजनामचा में भी LF का कॉलम होता है। अगर रोजनामचे में कॉलम की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 कॉलम होते हैं। एक कॉलम होता है डेट का, दूसरा कॉलम होता है, अगर हम लोग बात करते हैं, पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा कॉलम होता है पार्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम होता है LF का, चौथा कॉलम होता है अमाउंट डेबिट के कॉलम की बात करते हैं, और अगर हम लोग 5वें कॉलम की बात करते हैं तो वो कॉलम होता है अमाउंट क्रेडिट का कॉलम। तो 5वां कॉलम किसका होता है, अमाउंट क्रेडिट का कॉलम होता है। तो 5 कॉलम में हम लोग जर्नल की बात यहाँ पर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट विशेषता में लिखी हुई है, नेक्स्ट समानताओं की बात करते हैं, और नेक्स्ट समानताओं में लिखा हुआ है कि दोनों वहियों से लेन देनों के दूसरे पक्ष का लेखा खाता वही के संबंधित पक्षों में किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है समानताओं की बात की हुई है, इतना जो इम्पोर्टेंट नहीं है ये टॉपिक। यहाँ पर समानताओं से तो क्वेश्चन हो सकता है पूछा भी जाए और ना भी पूछा जाए, लेकिन इस बात को जरूर याद रखिए कि रोकड़ वही का जो अर्थ बताया है उसको याद रखिए, और रोकड़ वही की जो विशेषताएं बताई हैं वो कई बार पूछी जाती हैं, और जो मैंने बताई हुई हैं एक तो जो है वो तो पूछी ही गई हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं कि अभी हम लोग रोकड़ वही के लाभ की बात करेंगे, रोकड़ वही के प्रकार की बात करेंगे कि रोकड़ वही के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये 4 प्रकार की बात करेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग एक एक को अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि हम लोग इतने जो टॉपिक हैं अभी हम लोग फिलहाल इनको करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने रोकड़ वही का अर्थ जाना, रोकड़ वही की विशेषताओं के बारे में बताया, फिर मैंने आप लोगों को रोकड़ वही और रोजनामचा में समानताएं बताई हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे लिखा हुआ है कि रोकड़ वही के लाभ या फिर महत्व, एक ही बात है। रोकड़ वही के क्या क्या लाभ हैं? अगर रोकड़ वही के लाभ की बात करते हैं तो इसमें हस्तगत रोकड़ की जानकारी हमें मिलती है। पहली जो अगर हम लोग लाभ की बात करते हैं कि हस्तगत रोकड़ का मतलब होता है यहाँ पर कि कैश इन हैंड, जो कैश हाथ में है उसकी हमें जानकारी मिलेगी। तो ये पहला लाभ हमको समझ में आ गया है। नेक्स्ट लाभ की अगर हम लोग बात करते हैं कि खाता बही में रखने से छुटकारा, खाता बही को रखने से छुटकारा मिलेगा हमें। तो ये भी हमारी जो महत्व है ये भी हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि समय और परिश्रम की बचत, जो समय हम
जर्नल में लगाते थे, खाता बही में लगाते थे, जर्नल करने के बाद खाता बही में। अब हम डायरेक्ट किस में करते हैं, रोकड़ बही में करते हैं। तो इससे भी हम लोगों की समय की और परिश्रम की बचत होगी, तो ये भी बात सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो लाभ लिखा हुआ है कि गबन की, जालसाजी की और धोखाधड़ी की अगर हम लोग बात करते हैं तो धोखाधड़ी पर हम लोग इसमें रोक लगाएंगे, तो ये भी इसका लाभ है। और नेक्स्ट लाभ में लिखा हुआ है कि लेन देनों के कार्यों में सुविधा, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि बैंक व्यवहारों का लेखा करने में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद उनका जो बैलेंस है वो भी हमें पता चलेगा, क्योंकि इसमें कॉलम ही दिए जाते हैं। कैश बुक में एक खाने वाली जो कैश बुक होती है, 2 खाने वाली और 3 खाने वाली। अब 3 खाने वाली में कौन कौन से कॉलम बनाए जाते हैं, कई बार पूछा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यापार की योजना बनाने में सरलता होती है, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि नगद से संबंधित लेखों का समीकरण करने में आसानी रहती है। तो नगद से संबंधित जो लेखे हैं उनका समीकरण बनाने में इनमें आसानी रहती है। तो लाभ की बात अगर हम लोग करते हैं तो लाभों को भी आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि ये बातें कोई ज़्यादा नहीं बताता है, क्योंकि इतनी आप लोगों को इतनी लोगों को इम्पोर्टेंट नहीं लगती हैं। लेकिन एनसीईआरटी में और जो एग्ज़ाम में कई बार ऐसी जो विशेषताएं हैं, उद्देश्य हैं और इनके जो प्रकार हैं, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार अगर हम लोग बात करते हैं तो ख्याति के मूल्यांकन की, ख्याति के जो कॉर्पोरेट अकाउंट का पार्ट है, ख्याति के मूल्यांकन की विधियों की बात की गई थी कि ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां होती हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि ख्याति, वैसे मान लो कि ख्याति के प्रकार की बात करते हैं तो ख्याति के मूल्यांकन की जो विधियां हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक है हम लोगों की अधिलाभ विधि। अब यहाँ पे बात की हुई है तो इसको भी बताना पड़ेगा। ठीक है, टॉपिक के अलग है लेकिन समझिए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां पूछी गई थी। एक क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो एक विधि होती है औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि होती है। एक विधि पूछी गई थी, एक विधि थी हम लोगों की अधिलाभ विधि। एक विधि होती है पूंजीकरण विधि। ठीक है, और एक विधि होती है हम लोगों की, एक विधि होती है वार्षिकी विधि, एनुटी मेथड, वार्षिकी विधि। तो इनको आप लोग जरूर करिए। ठीक है, और ये कॉर्पोरेट अकाउंट में मैंने बताई हुई हैं चारों की चारों विधियां आप लोगों को। औसत लाभ को भी मैंने 2 हिस्सों में बताया है, अधिलाभ को भी 2 हिस्सों में बताया है। इनको सभी को मैंने एनओटी का भी सवाल कराया है, सवाल भी कराए हैं और थ्योरी भी बताई है आप लोगों को। और ये भी बताया है कि एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि ख्याति के जो प्रकार होते हैं उनमें जैसे चूहा, बिल्ली और कुत्ता है, और उनमें से सबसे अच्छी ख्याति किसकी मानी जाती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनको भी आप लोग जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि मैं बीच बीच में आप लोगों को बता चलता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। रोकड़ बही के प्रकार की अगर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, रोकड़ बही के प्रकार की बात करने वाले हैं, तो लिखा हुआ है कि व्यापारी अपने व्यवसाय के आकार और अपनी सुविधा को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार की रोकड़ बहियों का प्रयोग करते हैं। रोकड़ बही में प्रायः निम्नलिखित 4 प्रकार की होती हैं। रोकड़ बही जो प्रायः कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। पहले की प्रकार की अगर हम लोग बात करते हैं तो साधारण रोकड़ बही की बात करते हैं, जिसे सिंपल कैश बुक कहते हैं। दूसरे की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 खाने वाली रोकड़ बही कहते हैं, जिसे 2 कॉलम कैश बुक कहते हैं या 2 खाने वाली रोकड़ पुस्तक कहते हैं। उसके बाद आती है 3 खाने वाली रोकड़ पुस्तक, और इसे इंग्लिश में कहते हैं 3 कॉलम कैश बुक। और लास्ट जो मैंने बताई हुई थी आप लोगों को, खुदरा रोकड़ पुस्तक, तो इसे कहते हैं पिटी कैश बुक। तो इनको मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। आज की क्लास में मैं पूरा आप लोगों को कैश बुक के बारे में पढ़ा दूंगा। लिखा हुआ है कि कम समय में, देखो मुझे क्या करना है, कम समय में आप लोगों को ज़्यादा अध्ययन देना है। जितनी भी वीडियो बनानी है उनमें समय नहीं काटना है,
ज़्यादा से ज़्यादा बातें आप लोगों को बतानी है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, इसीलिए मैं लिख कर लाता हूँ कि आप लोगों को लिखने में मुझे कम समय लगे। लिखने में हमें समय ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैं पहले ही लिख के लाता हूँ। बस आप लोगों के सामने मुझे पढ़ना होता है, ठीक है। पढ़ना है प्लस आप लोगों को समझाना है कि अगर नहीं आता है समझ में फिर भी, तब आप लोग बताइए कि हाँ हमें नहीं समझ में आया। सबसे पहले लिखा हुआ है कि साधारण रोकड़ बही। अब साधारण रोकड़ बही क्या होती है? इसे सिंपल कैश बुक कहते हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या अर्थ हैं, तो अर्थ ही में सारी की सारी बातें इसमें लिखी हुई है। वैसे तो ये टॉपिक और बड़ा हो जाता अगर हम साधारण रोकड़ बही को बताते, साधारण रोकड़ बही की विशेषताओं को बताते, साधारण रोकड़ बही के नियम को बताते, साधारण रोकड़ बही के सिंपल जो सैंपल है उसको भी आप लोगों को दिखाते, तो ये बहुत लंबी क्लास हो जाती, ठीक है। और ये लंबी क्लास हो जाती तो मतलब कि खींचने को तो और खिंच जाती, लेकिन नहीं, कंटेंट ऐसा पढ़ो कि कम समय में तैयारी आराम से हो जाए, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग अर्थ की, और लिखा हुआ है कि सहायक पुस्तकों के अंतर्गत रखी गई वही जिसके डेबिट पक्ष में हम लोग नगद प्राप्तियों और क्रेडिट पक्ष में केवल नगद भुगतानों को लेखा किया जाता है, उसे हम लोग साधारण रोकड़ बही कही जाती है। साधारण रोकड़ बही कहते हैं। साधारणता रोकड़ बही वास्तविक खाता, जैसा बताया हुआ है ऊपर कि वास्तविक खाता जैसे रियल अकाउंट है, इस वही को एक खाता वाली रोकड़ बही जैसे वन कॉलम कैशबुक भी कहते हैं। साधारण रोकड़ बही रहने पर रोकड़ खाता नहीं खोला जाता। इस वही में बैंकिंग लेनदेनों तथा छूट संबंधी लेखा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इसमें एक ही कॉलम होता है और वो कॉलम होता है अमाउंट का कॉलम होता है, लेकिन 2 कॉलम वाली कैशबुक में 2 कॉलम होते हैं, कोई 2 कॉलम हो सकते हैं। यह वही छोटे व्यापारियों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन की कि क्वेश्चन कौन कौन से यहाँ से पूछे गए थे। तो याद रखिए कि देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रोकड़ बही की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है। तो इसका नेचर होता है वास्तविक खाते जैसा होता है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया था कि साधारण रोकड़ बही, एक पूछा गया था कि छोटे व्यापारियों के लिए कौन सी रोकड़ बही उपयुक्त है, 1 खाने वाली, 2 खाने वाली, 3 खाने वाली या खुदरा रोकड़ पुस्तक। तो यहाँ पर बताना था आप लोगों को कि 1 खाने वाली रोकड़ पुस्तक जिसे साधारण रोकड़ पुस्तक भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिए। बात आती है साधारण रोकड़ बही से 2 क्वेश्चन आए थे। साधारण रोकड़ बही किस प्रकार का खाता है, तो वास्तविक खाता है, पहली बात। और ये जो छोटे व्यापारियों के लिए कौन सी रोकड़ बही इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो याद रखिए कि वो ज़्यादातर साधारण रोकड़ बही प्रयोग करते हैं। देखो, हम लोगों को ज़्यादा बातें किसमें पढ़नी है, तो 2 खाने वाली रोकड़ बही में ज़्यादा बात पढ़नी है, हम लोगों को ज़्यादा चीज़ों पर कवर करना है। तो चलिए हम लोग इस पर आराम से एक एक बात को समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है अर्थ की बात अगर हम लोग करते हैं, और लिखा हुआ है कि 2 खाने वाली रोकड़ बही। अब 2 खाने वाली रोकड़ बही, तो जैसा लिखा हुआ है कि जिस रोकड़ बही के डेबिट और क्रेडिट पक्ष में क्रमशः रोकड़ और छूट या फिर बैंक और छूट या फिर बैंक रोकड़ और बैंक, मतलब कि कोई 2 कॉलम। देखो, कोई 2 कॉलम, या तो कैश का और डिस्काउंट का कॉलम हो साथ में, या फिर बैंक का या फिर डिस्काउंट का कॉलम हो साथ में, या फिर कैश का और बैंक का हो कॉलम साथ में, मतलब कि कोई 2 कॉलम होने चाहिए, इसीलिए इसे 2 खाने वाली रोकड़ बही कहते हैं। कोई 2 कॉलम, कोई कैश या डिस्काउंट का कॉलम,
बैंक या डिस्काउंट का कॉलम या कैश या बैंक का कॉलम, कोई दो कॉलम होने चाहिए। ये कैटेगरी बनी हुई है रोकड़ या छूट का कॉलम, या फिर यहाँ पे यह लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि बैंक और छूट का कॉलम, या फिर लिखा हुआ है यहाँ पर या कि रोकड़ और बैंक का कॉलम के दो स्तंभ होते हैं तो उसे दोहरे खाने वाली रोकड़ वही कहते हैं। अगर दो खाने वाली रोकड़ वही की पहचान करनी है तो उसमें कोई दो कॉलम होंगे, या तो कैश या डिस्काउंट का कॉलम, बैंक के साथ में डिस्काउंट का कॉलम हो सकता है, कैश के साथ में बैंक का कॉलम हो सकता है, तो कोई दो कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि डिस्काउंट देते क्यों हैं, डिस्काउंट का कॉलम क्यों होता है, तो शीघ्र भुगतान पाने के उद्देश्य से देनदार मतलब कि डेप्टर्स को दिए गए प्रलोभन को छूट कहते हैं। मतलब कि अगर हमें मान लो कि अपना पैसा जल्दी से प्राप्त करना है तो हम लोगों से कहेंगे कि अगर आप लोग 10,000 मान लो हमारा उधार है, 10,000 हमें पता है कि ये व्यक्ति हमको उधार करने वाला है, 10,000 हमें उधार करने वाला है, ये हमारा डेप्टर बनेगा जाके, तो हमने उससे कह दिया है कि हम आपको 200 रुपये की छूट देंगे अगर आप अभी हमें भुगतान करते हैं। तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा कि हमें 200 रुपये की छूट मिल रही है, अभी इनको 9800 का भुगतान करो और 200 रुपये की छूट पा लो। लेकिन जब बाद में करेंगे तो कितने देने पड़ेंगे, 10,000 देने पड़ेंगे। तो ये नगद को प्रोत्साहित करने के लिए, नगद प्राप्ति अगर हम लोग बात करते हैं तो शीघ्र भुगतान का मतलब नगद प्राप्ति, शीघ्र भुगतान पाने के उद्देश्य से देनदारों को दिए गए प्रलोभन को छूट कहते हैं और यह छूट केवल नगद प्राप्ति या नगद के समय ही दी जा सकती है। इस छूट को नगद छूट या कैश डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट की यहाँ पर बात नहीं करते हैं। डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो और भी डिस्काउंट होते हैं लेकिन जनरली दो प्रकार के डिस्काउंट कहे गए हैं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है, ये वीडियो बनी हुई है, उसको जरूर देखिए आप लोग। ठीक है, देनदारों में नगद प्राप्त करते समय उसे नगद छूट दी जाती है और लेनदारों को नगद भुगतान देते समय व्यवसाय को नगद छूट प्राप्त की जाती है या प्राप्त होती है। छूट देना व्यापारिक व्यय है और छूट लेना व्यापारिक आय है। तो ये बात भी समझ में आ गई है कि अगर हम छूट देते हैं तो वो खर्चा मानी जाती है और छूट अगर हम लेते हैं तो हमारी इनकम मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि वहियों में, वही मतलब बुक्स में नगद छूट का जो लेखा होता है वो व्यापारिक छूट बीजक में से घटाकर दिया जाना है और बीजक की शुद्ध राशि का ही खातों में लेखा होता है। इसी कारण व्यापारिक छूट की खातों में कोई प्रविष्टि नहीं होती है। मैंने बताया हुआ है कि ट्रेड डिस्काउंट की बात यहाँ पर हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि उसको बीजक में वहीं पर घटा के दिखा देते हैं। बीजक जब बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक को देखो अभी समय वक्त नहीं है कि कैश बुक भी बनाएं, आप लोगों को बना के सिखाएं, ये बात तो अभी हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास में है। अगर बात करते हैं कि दो खाने वाली रोकड़ बही के प्रकार की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला तो प्रकार हम लोगों का हो गया कि रोकड़ का कॉलम हो और छूट खाने सहित रोकड़ बही। एक है बैंक और छूट खाने वाली सहित रोकड़ बही। ठीक है, रोकड़ बही और लिखा हुआ है कि रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही। तो मतलब ये तीन कॉलम हो सकते हैं, कोई दो कॉलम हो सकते हैं, या तो कैश का कॉलम, कैश का और डिस्काउंट का कॉलम हो सकता है, कैश और डिस्काउंट का, कैश का और बैंक का कॉलम हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इनकी दो बातों की हुई हैं कि कैश का और डिस्काउंट का हो सकता है, साथ में कैश का और डिस्काउंट का हो सकता है, बैंक का और डिस्काउंट का हो सकता है। ठीक है, और कैश का और बैंक का हो सकता है। अब यही तो कॉम्बिनेशन बन सकता है, इसके अलावा तो कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता, तो इसीलिए इसे दो खाने वाली रोकड़ बही कहा है। कोई दो कॉलम इसमें होने चाहिए। ठीक है, अगर दो खाने वाली समझ में आ जाती है तो तीन खाने वाली बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब तीन खाने वाली की अगर हम लोग बात करते हैं तो लिखा हुआ है इसके अर्थ में, और सबसे पहले हम लोग अर्थ ही पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि जिस रोकड़ बही के डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष में क्रमशः रोकड़ बैंक और छूट के तीन खाने होते हैं। उसमें मैंने बताया था दो खाने वाली रोकड़ बही में कोई दो कॉलम, कौन कौन से कोई दो कॉलम, या तो कैश का डिस्काउंट का हो सकता है, कैश का डिस्काउंट का हो सकता है, डिस्काउंट का
डिस्काउंट का बैंक का हो सकता है, या फिर कैश का और बैंक का हो सकता है। कोई दो कॉलम हो सकते हैं, लेकिन 3 खाने वाली रोकड़ बही में ये तीनों कॉलम होते हैं, कैश का, डिस्काउंट का और बैंक का। ये तीनों कॉलम एक साथ होते हैं, तो इसीलिए इसे कौन सी रोकड़ बही कहते हैं? 3 खाने वाली रोकड़ बही कहते हैं। लिखा हुआ है कि जिस रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में, डेबिट और क्रेडिट पक्ष में, दोनों पक्षों में ये 3-3 कॉलम होते हैं, तो उसे हम लोग 3 खाने वाली रोकड़ बही कहते हैं। 3 खाने वाली रोकड़ बही को कहते हैं, उसे 3 खाने वाली रोकड़ बही कहते हैं। इस बही को रोकड़, बैंक और छूट खाने वाली रोकड़ बही भी कहा जाता है। यह बड़े व्यापारिक संस्थानों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो ये जो है ये बड़े व्यापारिक कारखानों या व्यापारिक संस्थानों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो हम लोगों ने देखो, एक खाने वाली रोकड़ बही में सिर्फ कौन सा कॉलम होता है? अमाउंट का कॉलम होता है, जिसे कैश का कॉलम, अकेला कैश का कॉलम होता है। लेकिन 2 खाने वाली रोकड़ बही में 2 कॉलम होते हैं। कोई 2 कॉलम हो सकते हैं, या तो कैश का और डिस्काउंट का कॉलम हो सकता है, बैंक का या फिर डिस्काउंट का कॉलम हो सकता है, या फिर कैश का और बैंक का कॉलम हो सकता है। कोई 2 कॉलम इसमें से हो सकते हैं, इन्हें 2 खाने वाली रोकड़ बही कहते हैं। लेकिन 3 खाने वाली रोकड़ बही की बात करते हैं, तो 3 खाने वाली रोकड़ बही में ये तीनों के तीनों कॉलम होते हैं, कैश का, डिस्काउंट का और बैंक का। तो इसीलिए इसे 3 खाने वाली रोकड़ बही कहते हैं। अब बात आती है कि खुदरा रोकड़ बही क्या है? खुदरा रोकड़ बही क्या है? और यहाँ पर देखिए कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि हम लोगों ने बिहार एस्टेट 2024 में हम लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं, और सब्सिडरी बुक्स अगर आप लोगों ने क्लास को नहीं देखा है, क्लास नंबर 12 है, प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगी। अगर नहीं देखा है तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिए। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने आप लोगों को कि कितनी क्लासें करा दी थी हैं, तो ये जो नेक्स्ट क्लास है ये 12 नंबर की क्लास यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर 11 नंबर तक के हम लोगों ने ये क्लासें जो हैं, पहली क्लास में हम लोगों ने रॉयल्टी पर बात की थी, दूसरी क्लास में हम लोगों ने डिपार्टमेंट पर बात की थी, तीसरी क्लास में हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट पेमेंट पर बात की थी, ठीक है। ये दूसरी क्लास लिखी हुई है, दूसरी क्लास में हम लोगों ने ब्रांच की बात की थी, तीसरी क्लास में हम लोगों ने डिपार्टमेंट पर, चौथी क्लास में हम लोगों ने हायर परचेज पर, 5वीं क्लास में इंस्टॉलमेंट पेमेंट पर, 6वीं क्लास में इंसॉल्वेंसी अकाउंट पर, और 7वीं क्लास में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट पर, 8वीं क्लास में फाइनल अकाउंट की क्लास नंबर 2 पर क्या बात की थी, प्रिंसिपल्स पर बात की थी, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पर बात की थी, और दूसरा पार्ट भी इसका भी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, और ये लिखा हुआ है डबल एंट्री सिस्टम, इसको किया हुआ था। और मैंने आप लोगों को 12 नंबर में सब्सिडरी बुक को पढ़ाया हुआ है, और 13 नंबर में हम लोग कैश बुक के MCQ करने वाले हैं। 13 नंबर की क्लास में मैंने अभी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है कि 13 नंबर की क्लास में हम लोग रोकड़ बही के MCQ जो पढ़ा हुआ है इसके MCQ करेंगे, ठीक है। और जो मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं उनको भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उनमें भी आप लोगों को क्वेश्चन जो हैं वो भी मैं वहाँ पर सरल क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, वहाँ पर भी मैं अच्छे क्वेश्चन जो NCERT में रखे हैं, पूछे गए हैं, उनको मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। दोनों तरफ से आप लोगों की तैयारी होगी, चाहे यूट्यूब लॉन्ग वीडियो की बात करें, चाहे शॉर्ट्स की बात करें, हम लोग हर जगह पर तैयारी को करने वाले हैं। खुदरा रोकड़ बही की बात अगर हम लोग करते हैं, तो खुदरा रोकड़ बही जिसे पेटी कैश बुक कहते हैं, छोटे छोटे व्यापारिक लेन देन। अब देखो, बड़े व्यापारिक संस्थानों में अनेक प्रकार के छोटे छोटे व्यय, जैसे टिकट व्यय, कुली व्यय, भाड़ा व्यय, चाय मतलब कि चाय जलपान जिसे कहते हैं, जलपान व्यय आदि के नगद भुगतान हेतु पृथक रूप से तिथिवर ब्यौरे सहित रखी गई वही को खुदरा रोकड़ बही कहते हैं। मतलब कि ये कोई कारखाना है, कोई एक बड़ी व्यापारिक संस्था है, और वहाँ पर छोटे मोटे लेन देन ऐसे होते रहते हैं, जैसे चाय पर, कुली व्यय पर, जैसे टिकट व्यय पर। तो इस प्रकार से इसके लिए अगर हम लोग इसको जो है, अगर हम इसको कैश बुक में लिखेंगे, तो कैश बुक जो है, छोटे छोटे लेन देन भी अगर हम कैश बुक में लिखेंगे, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, तो बताओ कैश बुक कैसी होगी? बड़ी होगी, और उसमें जो है एंट्रियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसीलिए हमने छोटे मोटे लेन देनों के लिए कौन सी बुक बनाते हैं? तो छोटे छोटे व्यापारिक व्ययों के लिए हम लोग खुदरा रोकड़ पुस्तक बनाते हैं। तो इसीलिए खुदरा की बात यहाँ पर की हुई है, पेटी कैश बुक की बात करते हैं। खुदरा रोकड़ बही की सहायक पुस्तक है। तो ये बात को तो आप लोग
अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, कि खुदरा रोकड़ बही किसकी सहायक पुस्तक है, तो खुदरा रोकड़ बही की सहायक पुस्तक है। छोटा रोकड़िया जिसे पिटी कैशियर कहते हैं, छोटे छोटे व्ययों को करता है और इसका लेखा खुदरा रोकड़ बही में कर देता है। प्रत्येक व्यापारी के लिए इस बही को रखना अनिवार्य नहीं है। व्यापारीगण अपनी सुविधा के लिए इस बही को रखते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इसमें से इतना सा याद रखना है कि छोटे छोटे व्यापारिक व्ययों के लिए कौन सी बुक रखते हैं, तो छोटे छोटे व्यापारिक व्ययों के लिए हम लोग रोकड़ बही रखते हैं, खुदरा रोकड़ बही रखते हैं, और खुदरा रोकड़ बही जो है वो रोकड़ बही की सहायक पुस्तक है। तो इतना जो है आप लोगों को रखना है याद, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरी रोकड़ बही को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब हम लोगों को अगली क्लास जब हम लोग करने आएंगे तब हम लोगों को इसके एमसीक्यू जो हैं, इसके एमसीक्यू करने हैं, और इसके एमसीक्यू करने के बाद जब हम लोग अगली क्लास में आएंगे थ्योरी की क्लास में, तो आप लोगों को पार्टनरशिप के बारे में कराने वाले हैं। वहाँ पर रेशियो पर बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को उसमें प्रॉब्लम है रेशियो में, तो रेशियो भी बताऊंगा। इस प्रकार से समझाऊंगा कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है, मेरी मेहनत अगर अच्छी लगती है, तो इसको लाइक कर दिया करें, ठीक है, क्योंकि मैं लाइक का तो कुछ मिलेगा नहीं ना। तो आप लोग याद रखिए कि लाइक जरूर कर दिया करें और शेयर भी करें अपने चैनल को। ये आप लोगों का चैनल है, अपने चैनल को प्रमोशन इसका करते रहें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।